इस क्वेश्चन के अंदर ना आई कैप ने इस बात को कंसीडर किया हुआ है जो कि मुझे भी नहीं समझ लगी ऐसा क्यों किया। एक तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी, 2 मिलियन, और ये हमारा इनफ्लो हो गया। फिर कहते एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आई कैप ने ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं की, और जो फिक्स कॉस्ट है इसके ऊपर इन्फ्लेशन अप्लाई की है। अब उसका उसने जो अंग्रेजी है ना उसका उसने मतलब बनाने की कोशिश की है, बट मेरे ख्याल में 3% अप्लाई कर देना चाहिए था। वो ये कि वो कहता द सेल्स प्राइस अलाउ फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज ओवर द पीरियड। वो जो अंग्रेजी लिखने वाला है ना उसने इसका मतलब बनाया है कि जो इन्फ्लेशन है वो सेल प्राइस के अंदर शामिल है। अलाउ का मतलब क्या है, ये शामिल है। However, cost estimates are based on the current cost and do not allow for expected inflation in cost. कहता जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ना वो कॉस्ट पे आपने नहीं लेनी, और इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू 3% पर ईयर फॉर वेरिएबल कॉस्ट और 4% फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। अब आई कैप ने क्या किया है कि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर 3% अप्लाई नहीं किया और फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर 4% अप्लाई कर दिया। हालांकि इस अंग्रेजी का मतलब ये बनता है कि भाई वो जो ऊपर वाली अमाउंट गिवन है ना उसके अंदर इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं हुई हुई, ये लिखा हुआ है ना, एंड डोंट अलाउ फॉर द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन कॉस्ट। लेकिन अब वो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि आपने इन्फ्लेशन नहीं लेनी, आपको इजाजत नहीं है इन्फ्लेशन लेने की। उसने इसका मतलब ये निकाला है, अजम्पशन ये निकाली है। अब पेपर में अगर आप 3% अप्लाई कर देते हो तो क्या आपका सवाल गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ ये है कि वो एक नंबर 12-15 में से एक या दो नंबर काट सकता है, बाकी आपका पूरा सवाल चेक करेगा। तो ये डरने की जरूरत नहीं है, पता नहीं आप लोग गलत सोच रहे हो या सही सोच रहे हो। बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट इस्तेमाल करो और आगे सवाल को कैरी किया करो। इतना स्टक होने की किसी भी जगह जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ बाकी आप लोगों का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में अभी मसला है, वो अभी मैंने बताया ही नहीं, वो फॉर्मेटिंग आगे आने वाले सवालों में बताएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर यानी जो आपके पर डिपेंड करता है वो आज के लेक्चर पर डिपेंड करता है। आगे सिर्फ प्रैक्टिस है हमारी, और तकरीबन हमने इसके ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं बजटिंग से भी। अगर आपको हो तो हम ऐसा कर लें कि अगर आप थोड़ा सा आपको टाइम इजाजत देता है कि डेली के हम 2 सवाल कर लें, एक इसका और एक बजटिंग, अगर आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, हम पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को खत्म कर लेते हैं, फिर रिस्क मैनेजमेंट के बाद मैंने दोबारा करवाना तो है ही साथ एंड पे इंशाल्लाह जो लेकिन एक बात का मुझे डर है कि 14 अगस्त से पहले मैंने 100% कंप्लीट करवा देना है विद रिवीजन, 100% तैयारी के साथ करवा देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसको कहीं छोड़ना दो और आपको भूलना है। आप फिर ऐसी स्ट्रेटेजी रखिए कि इसको रिवीजन में रखना है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को रिवीजन में रखा जाता है कि जिसकी हमारी तैयारी कम होती है। तो ये भी एक डर होता है कि अगर, क्योंकि इसकी तैयारी आराम से 2 अगस्त तक भी हो सकती है, आराम से तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर वही मसला होता है कि आपको अच्छा ये तो मेरा चैप्टर ये चीज तैयार है, मेरा कंसोलिडेशन रहता है, मेरा डेफर्ड टैक्स रहता है, मेरा फलाना ढिमकाना रहता है, बंदा उस पर लगा रहता है और इसको टाइम ही नहीं देता। तो आपने जो इसका स्पेसिफिक टाइम होता है वो लाजमी देते रहना है एंड तक, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये भी है, पास होना इसका भी जरूरी है। तो पेपर तो कोई भी हो, पास हो जाए तो उससे जान छूट जाती है, खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टैक्स के ऊपर। एक तो सपोज दैट मेरे पास एक सवाल मैं अज्यूम करता हूं, मेरे पास सेल्स हैं ईयर 1, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। कोशिश करता हूं कि बड़े आसान तरीके से समझाऊं। 400, 700, 600। ओके, कॉस्ट है, चलो वेरिएबल कॉस्ट है 100, 200 कर लेते हैं और यहां पर भी 200 कर लेते हैं। उसके बाद है इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट
वो सपोज दैट 50 है, सपोज दैट 50 है, सपोज दैट 40 कर ले, डन। अब उसने कहा कि आपने एक एसेट खरीदा है 500 रुपए, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% WDV, और टैक्स है 30%, ओके। अब यहां से बात आप चाहे ना भी नोट करें, बस प्रॉपर समझ लेना, क्योंकि आगे दो बातें रह गई हैं इसकी मेन, बाकी सवाल की अंग्रेजी है बस, और कुछ नहीं। अब क्या टैक्स आउटफ्लो है या नहीं? बिल्कुल है। याद रखिए इंपेयरमेंट लॉस में नहीं होता था, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना पड़ता है, यहां पर नहीं, यहां पर है। यहां पर दो चीजें चेंज है इंपेयरमेंट लॉस से, वहां पर प्री टैक्स रेट लेते हैं, क्योंकि यहां का टैक्स माइनस करना होता है, तो पोस्ट टैक्स रेट लेते हैं। अगर प्री टैक्स गिवन भी हो ना, तो पोस्ट टैक्स फाइंड कर लेते हैं। अब मसला ये आया कि जब मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तब मैं उसके ऊपर टैक्स लूंगा, ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या डेप्रिसिएशन माइनस करके मैंने टैक्स लेना है, या डेप्रिसिएशन माइनस किए बगैर टैक्स ले? बताओ, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ है या नहीं है? आपने टैक्स पास है ना सबका? चलो नहीं लिया है तो पढ़ लिया होगा इतना। टैक्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लॉ नहीं होती, टैक्स डेप्रिसिएशन लॉ होती है, वो माइनस करने के बाद टैक्स लिया जाता है। गॉट इट? अब प्रॉब्लम ये हो गया, डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए शामिल करनी पड़ेगी। फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसे करो, माइनस कर लो, माइनस करके टैक्स ले लो, फिर वापस ऐड कर लो। समझ लगी? वो कहता है कि आप ऐसा करो कि टैक्स के जैसे बैड डेट्स है, एक्चुअल बैड डेट्स, क्या माइनस करना अलाउ है या नहीं टैक्स के लिए? एक्चुअल बैड डेट्स, जवाब मैंने तो टैक्स में पढ़ा ही नहीं था, इसलिए परेशान हो रहा है। हाँ, पढ़े तो बैड डेट्स अलाउ है या नहीं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ नहीं है, एक्चुअल बैड डेट्स अलाउ है। और अगर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए तो वो भी अलाउ है, मतलब इनकम बन जाती है। अब लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, बैड डेट्स जो है ना वो नॉन कैश आइटम, लेकिन टैक्स के लिए अलाउ है। अब स्टैंडर्ड या रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी नॉन कैश आइटम अगर वो टैक्स के लिए भी ला ताल्लुकी है और कैश फ्लो भी नहीं है, तो फिर तो उसको इग्नोर करो, खत्म करो। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स टैक्स के लिए तो हैं और कैश फ्लो नहीं है, वो कहता है कि आप ऐसा करो कि एक दफा माइनस कर लो, एक दफा माइनस कर लो, फिर टैक्स ले लो, फिर वापस ऐड बैक कर दो। कोई भी चीज है वो इस तरह से कर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये आपने वेरिएबल कॉस्ट भी ले ली और इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी ले ली, तो यहां पर इस 500 के ऊपर ना 3 साल के लिए, बल्कि 2 साल ही हमारे पास, ईयर 1 और ईयर, क्योंकि ईयर 0 पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होनी ना। अच्छा, इसमें एक इनिशियल अलाउंस का भी कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा होगा, हैं? पढ़ा हो इनिशियल अलाउंस क्या होता है? इनिशियल अलाउंस के बारे में कुछ 4-5 बातें बता सकता है? इनिशियल अलाउंस में पहली बात के 25% रेट होता है जी, ये हमने भी टैक्स में पढ़ा था, 25% रेट होता है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यूज हो रहा हो, बाहर से यूज हुआ आ जाए तो उस पर इनिशियल अलाउंस होता है, बट अगर पाकिस्तान में सेकंड हैंड बन जाए तो अलाउ नहीं होता। गॉट इट? और वो बिजनेस पर्पस के लिए एसेट इस्तेमाल होता हो। ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिस पर इनिशियल लॉस अलाउ नहीं था? फर्नीचर एंड फिक्सचर, इमूवेबल और व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। ये 3 टाइप के एसेट थे जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस। तो आप ये भी देखा कि नहीं कि आप इनिशियल, पहले बात तो इनिशियल अलाउंस हमारे यहां बताया होता है, नहीं बताया होगा नहीं लेंगे, बताया होगा तो लेंगे, नहीं बताया होगा तो नहीं लेंगे। अगर इनिशियल अलाउंस, वो आपको तो माशाल्लाह ज्यादा अच्छा तरीके से आता है क्योंकि आपने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, और मैं भी हर दफा ताजा इधर ही पढ़ता हूं आके।
देखिए 500 रुपए में पहले इसका लेंगे 25%। कितना आया 25%? 120। कितना बच गया? 370। फिर इसका 10% लेंगे 37 ये है पहले साल की डेप्रिसिएशन। ये सारी डेप्रिसिएशन, अलाउंस भी और डेप्रिसिएशन भी। फिर अगले साल कितनी वैल्यू बच गई? 337 337.5। इसका 10% लेंगे 33 ये अगले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। आगे आगे इसकी बुक वैल्यू बता कितनी आएगी? 3.75। अब अगली बात मैं बाद में करता हूं, पहले वो कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर आगे चलते हैं। अब आपकी ये डेप्रिसिएशन जनाब टैक्स पर्पस के लिए अलाउ है। ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉफिट के लिए तो है लेकिन नॉन कैश आइटम है। इसके दो मेथड हैं। दूसरा मेथड मैं अभी सवाल के साथ समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है जी? इसको 1 2 इसको तो हमने 0 कह दिया था, तो फिर हमें तीसरे साल की भी लेनी पड़ेगी। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, और एक तीसरे साल की भी डेप्रिसिएशन ले लो। वो कितनी बन रही है? 30.375। चलिए जी, पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 125 प्लस 37.5 162 फिर दूसरे साल 33 और तीसरे साल 30.375। पहले तो ये बताएं कि ये बात समझ लगी है या नहीं, फिर आगे चलेंगे। सबको पूरी तरह समझ लगनी चाहिए। क्या करना है, इनिशियल लॉस बताया होगा वो सिर्फ पहले साल लॉ होता है, ठीक है। अच्छा, किसी के इनिशियल लॉस है जो डिफरेंट भी है? हुकूमत जहां पर बोले, या वो जो अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं उनके लिए, जो अल्टरनेटिव एनर्जी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ना, उनके पास 90% के फिर 10% खत्म हो जाता है। 90% इन ल्यू ऑफ द इनिशियल अलाउंस, ये लिखा हुआ है 90% इन ल्यू ऑफ द 10%। इसका मतलब है 90% लेके फिर 10% भी लेना है और फिर डेप्रिसिएशन भी लेनी है। तो उसके बाद पल्ले बच ही क्या जाएगा? वैसे 100% ही अलाउ कर देंगे। ये पैटर्न हटा दें जब तक मामला क्लियर नहीं होता। अच्छा, वो तो हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा इतना डिटेल में, क्योंकि हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी प्लांट वगैरह होते हैं ना, ये कभी कैफ में आते भी नहीं है, ये सी फैप के लेवल के पाते हैं। तो यहां पर अगर यहां पर भी 25% बताया होगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। मैं वैसे तो बड़ी कैलकुलेटर पे वर्किंग हो जाती है, लेकिन मैं अब सबको साथ लेकर चलना है। बता तो दूंगा, लेकिन आपको एक वर्किंग जो नलाइकों वाली वर्किंग होती है ना, जिसे हम सबको समझ लग जाए, और वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, उसके ऊपर काम हो जाएगा, ठीक है। अब आए जरा, हम यहां पर मैं अज्यूम वैल्यू करके लिख लूं। सपोज 400 में से 100 150 माइनस किया और 100 तकरीबन कुछ 1 2 300 माइनस कर देते हैं, तो सपोज दैट बना देते हैं 90। तो चलो इसका बचा देते हैं, कोई 700 था ना, तो इसका बचा देते हैं कोई 120, और इसका बचा देते हैं कोई 150। ऐसे ही अज्यूम किया। अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टैक्स कैश फ्लो। क्या बोलते हैं? ये नेट प्रॉफिट ना समझना है इसको। ये क्या है? टैक्स कैश फ्लो या कैश फ्लो फॉर टैक्स पर्पस। फिर यहां पर हम ले लेते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। यहां पर लिखेंगे 27, यहां पर लिख लेंगे 36, यहां पर लिख लेंगे 45। फिर एड बैक डेप्रिसिएशन।
162.5, 33.75, 30.37। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर यही स्टेप लिखने का बहुत मजा आता था। कोई पहले माइनस करके फिर जब वापस ऐड बैक करते हैं, मतलब इसका कुछ नहीं करना पड़ता, वही वैल्यू एज इट इज लिख। फिर इसके बाद कुछ और चीजें लिखते हैं, वो बाद की बातें हैं। क्या लिखते हैं? नेट कैश फ्लो। फिर उसके बाद नेट कैश फ्लो के बाद वही सारी कहानी। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो एक दफा रेट डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं, और अगर IRR फाइंड करना है तो 2 दफा, तो हमारा सवाल हल हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और तरीके कौन कौन से, दोनों तरीके सिखाने लगा हूं मैं। सिर्फ अभी इसकी वर्किंग आपको करवाने लगा हूं, बस इस चीज की कि कौन से इसके 2 मेथड और कौन सा तरीका हमें करना चाहिए। बल्कि आप ना ये वैल्यू अगर आपने फाइंड किया तो मुझे लिखवा ही दो, ताकि ना वो तरीका। कितनी वैल्यू आई है जी? 87.5। कितना? 436.25। 416.461 और इसका 329.62। अब नेट कैश फ्लो 87 में से माइनस करें 27 और 162.5 ऐड बैक कर। नहीं, अच्छा टैक्स भी तो वही है। चलो खैर आगे चलते हैं, नहीं आगे चलते हैं और एक पूरा सवाल ये ज्यूम कर लेते हैं। अच्छा जी, आपके पास एक प्लांट है जिसकी कीमत है 2 लाख। टैक्स डेप्रिसिएशन है जी 10%। ये 10% इसलिए ले रहे हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। टैक्स रेट है जी 30%। रेजिडुअल वैल्यू है जी ₹20,000। डन। ये वो डाटा जो डेप्रिसिएशन और टैक्स से रिलेटेड है, बाकी इन्फ्लेशन वगैरह का तो वही सारा सिनेरियो है। ये डाटा सिर्फ नया है जो हमने काम करना है। अच्छा, इसके लिए पहले दो कैलकुलेशन के साथ मैं करवाने लगा हूं, और आपने फिर जो कैलकुलेशन आपको पसंद आ जाता वो कैलकुलेशन आगे लेकर चले, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले प्रोजेक्ट हमारा 4 साल का है। प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है? 4 साल। अब आते हैं यहां पर हम लिखेंगे ईयर्स 0, 1, 2, 3, 4। यहां पर लिखेंगे सेल्स, यहां पर लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, यहां पर लिख लेंगे डेप्रिसिएशन, फिर यहां पर लिखेंगे टैक्स कैश फ्लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन के साथ ना एक और कॉलम भी हमने बनाना है, ऑन डिस्पोजल लिख लें, गेन या लॉस होगा। फिर हम लिख लेते हैं टैक्स कैश फ्लो, फिर हम लिख लेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, फिर हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, और आगे कहानी नेट कैश फ्लो के बाद वही रेट अप्लाई करना है और सारा काम। ये अभी भी पूरा फॉर्मेट नहीं है, ये अभी स्टार्ट करने लगे हैं सवाल करने का तरीका। हाँ, ऐड बैक करनी है, डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस किया है ना, तो डेप्रिसिएशन यहां पर ऐड बैक करनी है नेट कैश फ्लो से ऊपर। ऐड डेप्रिसिएशन और साथ डिस्पोजल की भी बात लिख लो, गेन होगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे, लॉस होगा तो फिर नेट कैश फ्लो है। हाँ जी, ये तरीकाकार जरा ध्यान से सीखना है, और आपने क्योंकि मुझे ये बताना है कि हम कौन सा तरीका पढ़े। डन। आई क्या आपको ये पसंद है जो मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले सेल्स को अज्यूम करते हैं, ये 0 पे तो होगी नहीं, और यहां पर हम लिख लेते हैं
500, 400, 300 और 200। वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं 200 और यहां पर लिख लेते हैं 250, यहां पर लिख लेते हैं 150 और यहां पर लिख लेते हैं 100। डेप्रिसिएशन तो अभी फाइंड करनी है, डिस्पोजल का गेन लॉस भी फाइंड करना है, फिर आगे फर्दर। हाँ जी, यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आएगा। नेट कैश, हाँ जी आए जरा। सबसे पहले मेन हमारा ये टारगेट है डेप्रिसिएशन की वर्किंग। यहां पर हम ईयर लिख लेते हैं 1 2 3 4। यहां पर उसकी बुक वैल्यू लिख लेते हैं, यहां पर इनिशियल अलाउंस लिख लेते हैं, पेपर में आज तक नहीं आया, और यहां पर लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात। सबसे पहले कितने का एसेट है हमारा? 2 लाख का। 2 लाख का 25% ले 50,000 और 1.5 लाख का 10% ले 15,000। ओके, मतलब 2 लाख का हमने ले लिया पहले, वो जो 25% वो माइनस किया, फिर हमने 15,000 ले लिया, वो भी माइनस किया, तो एसेट की वैल्यू क्या बच गई? 1,35,000 और ये वैल्यू आ गई 1,35,000 यहां। इसका कोई इनिशियल लॉस नहीं है, 13,500 इसकी डेप्रिसिएशन। क्या वैल्यू बच गई? 121500। तो यहां पर आ गया 121500, 12150, 109350, तो फिर 109350, तो 10935, हाँ जी कितना? 98415। अब आपने इसके नीचे लिखना है रेजिडुअल वैल्यू। वैसे तो इसके बड़े शॉर्टकट हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में जाना नहीं चाह रहा। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू 20। अब रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। क्या मतलब है? 98,415 वाले एसेट को 20,000 का बेचने जा रहे हो। गेन व लॉस? लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना लॉस है? 7841। ये है एक टाइप ऑफ वर्किंग, यानी यही इस्तेमाल करेंगे वहां जाकर। डेप्रिसिएशन एक दफा प्लस, फिर एक दफा माइनस, फिर बाद में प्लस। अच्छा, जो लॉस ऑन डिस्पोजल है, क्या ये नॉन कैश आइटम है या कैश आइटम? हाँ तो बेचा ही है। लॉस और डिस्पोजल नॉन कैश आइटम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने कहा है कि जब कभी कोई परेशानी हो ना, तो कैश फ्लो की वो नॉन कैश आइटम सोच लेना। अगर उसके अंदर ये आ जाए ना, तो वो नॉन कैश आइटम होता है। अगर आपको ना समझ, क्योंकि कैश आइटम 20,000 है, 20,000 में बिका, कैश तो वहां से आना है। तो ये जो 78415 है ना, ये हमारा नॉन कैश आइटम। ठीक होगी बात। अब ये वर्किंग उधर जाकर पोस्ट करेंगे, हमारा सवाल हल हो जाए। अब ये वैल्यू लिख ली सबने। अच्छा, पहले इसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या किया? इनिशियल लॉस पेपर में तो नहीं आता, अगर गिवन आए तो वो लिखेंगे। 1,35,000 हमारे पास पहले साल की वैल्यू आ गई, फिर दूसरे साल हमारे पास वैल्यू आ गई, तीसरे साल डेप्रिसिएशन वही रेट अप्लाई करते गए, हमारे पास एक वैल्यू आ गई। एक और तरीका होता है कि हम डायरेक्ट बुक वैल्यू पहले लिख लें,
फिर उसका 10% लिखते जाए, यानी पहले बुक वैल्यू लिख दे, वो एक परसेंटेज वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैक्सिमम 30-40 सेकंड लगेंगे तो काम हो जाए। तो आए जनाब यहां पर पोस्टिंग करवा दे मुझे। डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक की है तो बताएं, सॉरी माइनस करनी है कितनी, पहले कितनी है 65,000 मतलब 65 अमाउंट इन 1000 65 फिर 13.5 12.15 10.9 लॉस ऑन डिस्पोजल बताओ प्लस होगा माइनस, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा। तो कितना लॉस था 78.41। ये आपके पास आ गया जी टैक्स कैश फ्लो। क्या आ गया आपके पास, टैक्स कैश फ्लो। ओके, तो क्या लिखना है जनाब, 500 में से 200 और 65 माइनस किया 235, 400 में से 250 और 13.5 माइनस किया 137.85। 10.6 ये हमारा आ गया टैक्स कैश फ्लो। फिर उसके बाद टैक्स है 30%। अच्छा, या तो ये करंट ईयर में पे होता है या ये इन एरियर भी पे होता है। जब इन एरियर आएगा तो पहले साल का आउटफ्लो हो जाएगा, दूसरे साल का आउटफ्लो हो जाएगा तीसरे साल। बट अगर साइलेंट हो तो हम क्या समझेंगे, करंट ईयर में ही। तो 235 का 30% 70.5, फिर 136.5 का कितना 40.95 41.355 3.195। उसके बाद एड बैक डेप्रिसिएशन 65 13.5 12.15 10.935। लॉस ऑन डिस्पोजल प्लस होगा माइनस, अगर उधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो इधर आकर ऐड होगा। कोई भी नॉन कैश आइटम अगर आपने प्रॉफिट में प्लस माइनस की है टैक्स पर्पस के लिए, तो अगर टैक्स है ही नहीं तो फिर तो करने की जरूरत नहीं है। एक दफा पेपर में उसने क्या दिया, टैक्स दिया ही नहीं, तो फिर भी स्टूडेंट्स ने पहले डेप्रिसिएशन फाइंड की फिर ऐड बैक की, तो डेप्रिसिएशन टैक्स था ही नहीं, तो किस पर्पस के लिए कर रहे थे। हाँ जी, उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 लाख, मतलब कि 200, और वापस कितने मिलने हैं 20। ये हमारे पास आ गया नेट कैश 200 नेगेटिव। आगे बताएं 229.5 है, अच्छा 65 ऐड हो रहा है 229.5। हाँ जी 136.5 1.05। वन 108.645 116.50। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो, ये सारा। और उसके बाद वो रेट अप्लाई, आगे तो सारा प्रोसीजर वही है। पेपर में भी ये ना कि यहाँ करके आओ इधर करना और कहना आ गया यही प्रोसीजर है, पेपर में आपने वो सारा कंप्लीट करके, क्योंकि अब यहाँ पर भी ना याद, लेकिन जब आपको होमवर्क दिया जाएगा आपने कंप्लीट करना है ताकि आदत हो आपको कंप्लीट करने की। अब दूसरा मेथड क्या है, वो कहता है कि आप अगर चाहते हो कि नॉन कैश आइटम एडजस्ट ना करो, लेकिन उसकी वजह से टैक्स में तो मसला आता है ना, वो कहता है आप ऐसा करो
कि अगर कोई एक्सपेंस है तो उससे टैक्स सेविंग होती है, अगर कोई एक्सपेंस है तो उससे टैक्स सेविंग होती है। तो टैक्स सेविंग का मतलब क्या हुआ, फायदा या नुकसान, इनफ्लो। और अगर कोई इनकम होती है तो उससे टैक्स चार्ज होता है। वो कहता है कोई भी नॉन कैश आइटम है ना, अगर इनकम है तो उसका सिर्फ टैक्स ले लो और वो चार्ज कर दो, बस सिर्फ टैक्स ले लो नॉन कैश आइटम का, टैक्स का इफेक्ट लो, नॉन कैश आइटम पूरा ना लो। जैसे ये डेप्रिसिएशन है ना, ये अपना ध्यान रखना है, आप सोना नहीं। ये आपके पास वैल्यू है नॉन कैश आइटम, ये वाली, ये जो मैंने हाईलाइट की है, डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन डिस्पोजल। कहते हैं आप ऐसा करो कि इसका टैक्स इफेक्ट ले लो, टैक्स सेविंग या टैक्स चार्ज। टैक्स सेविंग किसे कहते हैं, एक्सपेंस होगा तो टैक्स सेविंग, और अगर इनकम होगी तो टैक्स चार्ज। कहते हैं आप यहां ऐसी वर्किंग पूरी कर ले, एक कॉलम बनाए यहां पर, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है भला, 65,000, 65,000 का 30% है 19,500। फिर ले 13,500 का 30%, 4050। फिर ले 12,150 का 30%, 36। फिर आप इन दोनों को, ये दोनों एक्सपेंस है या कोई इनकम भी है, दोनों एक्सपेंस है, एक लॉस है और एक डेप्रिसिएशन, दोनों को प्लस कर दें। अगर नीचे वाला गेन होता फिर माइनस करते, फिर देखते कि गेन बचा है या लॉस, इन दोनों को प्लस करके 30% है। अलग अलग भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो, दोनों को प्लस करके 30% भी लेने। कितना, 2880, 26,805, अच्छा 78,000 है, डन। ये वो कहते हैं आप ऐसा करो, ना डेप्रिसिएशन माइनस करो ना फिर वापस ऐड बैक करो, ना डेप्रिसिएशन माइनस करो ना ही ऐड बैक करो। वो कहते हैं सिंपल आपने करना क्या है, सिर्फ ये वैल्यू जाकर प्लस कर दो, ये टैक्स सेविंग है, ये टैक्स सेविंग है। हाँ जी, अब इसमें क्या क्या चला गया, वर्किंग तो सेम रही। अगर इस मेथड पे जाओगे तो ये पूरा कॉलम गया, ये पूरा कॉलम गया, ये भी गया, और चल जाएगा, चल जाएगा, आंखें झमका रहा है। आ गया, चलें जी। वो जो गया हुआ है ना, वो क्रॉस वाले, मतलब ना डेप्रिसिएशन माइनस करनी है ना फिर वापस ऐड बैक करनी है। कोई भी नॉन कैश आइटम्स के दो मेथड्स हैं, जो दिल करे वहां अप्लाई कर लेना। आई कैप ज्यादातर उसे भी प्लस माइनस करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, 4 कॉलम की बजाय एक यानी रो ऐड होगी, तो वर्किंग तो वही है। तो वहां वर्किंग से उठाकर आपने, उससे नेट कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लो। यहां पर एक अलग से मैं वो कॉलम बना लेता हूं, ये टैक्स लिख लिया ना, टैक्स सेविंग। अब सिर्फ आप मुझे बता दो सेल कितनी है आपकी, 500, 400, 300, 200। फिर वेरिएबल कॉस्ट है 200, 250, 150, 100। फिर अब डेप्रिसिएशन तो लिखनी नहीं, इसको हम कहेंगे टैक्स कैश फ्लो।
इसको नेट प्रॉफिट तो नहीं कह सकते। 300 कंट्रीब्यूशन नहीं लिख सकते क्योंकि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी इधर आ जाती है, इसके ऊपर टैक्स लगाना है। हाँ जी, इसका कितना आ गया 150, और 300 में से 150 माइनस किया 150, और 200 में से 100 माइनस किया 100। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, ये कितना आ जाएगा 90, 45, 45, फिर आ जाएगा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, तो ले आए जरा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ये टैक्स निकालने के बाद ही ऐड करना है, 19.5 सेविंग है तो ऐड होगा 4.05, 3.645, 26.8। चलो यहां पर हम साथ निकालते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादा छोटा हो जाता है, वरना मैं चाहता हूं कि सारा कुछ ही एक ही स्क्रीन में नजर आ जाए। यहां पर तो नजर आ ही रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों। अब देखिए एक तरीका ऊपर वाला था। अच्छा, इसका पहले वो फाइंड कर लो ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिर एक ही दफा करते हैं कंपेयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 और 20 इनफ्लो। अब इसका नेट कैश फ्लो फाइंड करो। पहला आ गया 200, फिर 229.5, 109, 109.05, 108.645 और 116.5080। चलें जी, यहां तक मैं क्या नजर आ रहा है। अब आप देखें कि आप लोगों का ये जो नेट कैश फ्लो है ये बराबर आ रहा है दोनों मेथड से। देखिए ये वाली वर्किंग पहले आप नोट कर ले, फिर हम बातें करते हैं। नोट कर ले, डन। चलिए अब आए जरा, ये जो वर्किंग है ना, इस वर्किंग में अगर आपने पहले वाला यानी ऑप्शन लेनी है ना, तो आपको ये लाइन आपकी सेव हो जाएगी, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई भी नॉन कैश आइटम है ना, इसके दो ही मेथड है। पहला मेथड कि या तो आप उसको पहले इनकम स्टेटमेंट में लिख लें, टैक्स निकाल लें, फिर रिवर्स कर दें, लेकिन ये जरूरी है कि वो टैक्स पर्पस के लिए लाओ। दूसरा तरीका कार क्या है कि उनको ना लें, उनकी टैक्स सेविंग या टैक्स चार्ज ले लें। एक्सपेंस की टैक्स सेविंग आती है, मतलब क्यों, अगर एक्सपेंस है तो उससे हमारा टैक्स कम होता है, ज्यादा कम होता है, सेव हो जाता है टैक्स, और इनकम की वजह से टैक्स ज्यादा आता है, तो सिर्फ उसका टैक्स के बाद ना टैक्स सेविंग ले लें या टैक्स चार्ज ले लें। ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, जिस ऑप्शन के तहत मर्जी सवाल हल कर ले। वर्किंग का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर दिया करें, ताकि आई कैप को थोड़ी खुशी हो कि चलो कोई मतलब साफ सुथरा भी है। ये ना हो कि वो बेचारा ढूंढता रह गया जवाब की तरह, सवाल कहां से शुरू किया है। हाँ जी, अब मुझे आपने ये बताना है सिर्फ आप सब ने कि मैं इसमें से आपको और कौन सी चीज बताऊं जो आपको समझ नहीं लगी। सबको आज मतलब ये डेप्रिसिएशन वाला मामला क्लियर है। मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात नहीं बताई, हर नॉन कैश आइटम की बात बताई, ठीक है। अब बात रहेगी एक वो सवालों के साथ मैं करवाऊंगा, मैं एक फॉर्मेट आपको लिखवाने लगा हूं, आपने हर सवाल इसी फॉर्मेट में करना है। हमने आई कैप का फॉर्मेट अपना ही मर्जी का, हमने उसी फॉर्मेट में करना है,
और वो फॉर्मेट आप लिख लें। फिर उसके बाद उसको थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस वही रखना। सबसे पहले हम लिख लिया करेंगे रेवेन्यू या सेल्स, रेवेन्यू या सेल्स। फिर उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सॉरी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा मुझे बताओ क्या तरीका है प्लान में, प्लस माइनस वाला या सेविंग चार्ज वाला? जो मर्जी क्या लेना यार, दोनों वर्किंग तो सेम है। ठीक है, आप ये वाला ऑप्शनल है, डेप्रिसिएशन ये ऑप्शनल है, स्टार लिख देता हूं। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ये भी ऑप्शनल है। अदर नॉन कैश इनकम या एक्सपेंस ये भी ऑप्शनल है। अगर आप ये लिखोगे तो वापस इन सबको ऐड बैक भी करना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखोगे तो फिर सिर्फ टैक्स सेविंग या टैक्स चार्ज ले लेना। ठीक होगी बात। यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब इससे ऊपर वाला हमारे पास ना दो फेज हमें देखा है, दो फेज कह लो, जब हम आपस में बात करेंगे दो फेज कह लेते हैं, एक ऊपर वाला फेज एक नीचे वाला फेज। ऊपर वाले फेज में रेवेन्यू आ गया और कॉस्ट आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक, मतलब इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन है। लेकिन इसमें दो टाइप के इनकम एक्सपेंस नहीं लिखे, दो टाइप के लिख दोगे तो सवाल ही गलत होगा। आई कैप लिखता है वो बाकी सारा कुछ वर्किंग में कर देते हैं, हम सवाल में ही कर देते हैं। इसके बाद हमारा आएगा, इसे बोलते हैं टैक्स कैश फ्लो। फिर हम लिखेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ जो परसेंटेज गिवन हो। फिर इसके बाद जो चीजें ऊपर प्लस माइनस की है नॉन कैश वो रिवर्स करेंगे, या फिर टैक्स सेविंग या टैक्स चार्ज लेंगे, वही ऑप्शनल है। एड बैक वापस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, गेन या लॉस और अदर, या फिर ये तो सारे ऑप्शनल हैं, या फिर टैक्स सेविंग या चार्ज। अब जो ऑप्शन आप लेना चाहें, मैं कभी आपको किसी मैथड दोनों में से कभी एक सवाल उससे करवा दिया, एक सवाल उससे, ताकि प्रैक्टिस में भी रहे। फिर उसके बाद आपने लेना है जनाब वर्किंग कैपिटल को लिख लें। अब वर्किंग कैपिटल हमें, वर्किंग कैपिटल क्या एसोसिएट की एलिमेंट है? वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल को ऊपर वाले पोर्शन में नहीं लिखा करेंगे, टैक्स लगाने के बाद ही लिखना, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, वर्किंग कैपिटल को हमने बाद में लिखना। बात समझ लगी? उसके बाद इनकम या एक्सपेंस आउट ऑफ फैमिली, इनकम या एक्सपेंस आउट ऑफ फैमिली। ये आउट ऑफ फैमिली वो है कि जो या तो एडवांस में पे हो रहे हो या अगले साल पे हो रहे हो, या एडवांस में पे हो रही हूं मतलब ईयर 1 का एक्सपेंस ईयर 0 पे पे हो रहा हो, ईयर 3 का एक्सपेंस ईयर 2 पे पे हो रहा हो, या ईयर 3 का एक्सपेंस ईयर 4 में पे हो रहा हो। तुझे हम कहते हैं चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंस है, वो हमने क्या लेना है, उसका कैश फ्लो का जगह अगर पीछे है ना उसको अलग ले रहे हैं, जिस इनकम एक्सपेंस की जगह आगे पीछे हो। पता चल गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? पेपर में नहीं लिखना, खुदा का वो तो मैंने इसलिए कहा कि वो जो लड़की लड़का आउट ऑफ फैमिली शादी कर देते हैं ना उसमें निकाल ही देते हैं मोस्टली, लेकिन निकालना नहीं चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें इकट्ठे रहने के लिए फोर्स करना चाहिए।
ये जो वो पसंद की शादी होती है ना, जिसे कहते हैं लव यू मैरिज, वो जो लव यू मैरिज होती है ना, ये बाद में इतने जलील हो रहे होते हैं। तू इधर तैयब की तरफ क्यों देख रहा है? अल्लाह के बंदे, मौलवी बंदा है वो, क्यों? उनको ना अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे मिलके उन्हें इकट्ठे रहने पे मजबूर करें, वो एक दूसरे को चीज फाड़ के खा रहे हैं। ऐसा ही होता है। ये वैसे एक मैं अगर राज की बात बता रहा हूँ, ये जो लड़के होते हैं ना, शादी से पहले बस चांद दिखाते हैं, सूरज ये कर देंगे वो कर देंगे, लव यू लव यू लव यू, बाद में आप लबते ही रहते हो, ये नहीं मिलते फिर। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बस अपनी जिंदगी आसानी रखो, अल्लाह ताला के अहकाम को फुलफिल किया करो, अपनी जिंदगी के ऊपर एक दायरा लगाओ, इस्लामी दायरा, और उस दायरे को किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए क्रॉस करने की। बाकी अपनी जिंदगी एंजॉय करो, अल्लाह ने जो आपको इजाजत दी है ना, उसके अंदर रह के एंजॉय करो, उससे बाहर ना निकलो। अल्लाह की मोहब्बत के बाद नबी की मोहब्बत, और नबी की मोहब्बत के बाद माँ बाप की मोहब्बत, बात ही खत्म। इसके अलावा कोई मोहब्बत का कोई रंग या ढंग इंसानों के लिए नहीं है। कुछ और के लिए हो सकता है, फितरत से मोहब्बत हो सकती है, फूलों से, बारिश से, इन चीजों से, लेकिन इंसान की मोहब्बत तो है ही नहीं। ये जो कहते हैं ना आप जान दे देंगे फलाना ढमकाना, ये जान खाने वाले होते हैं, देने वाले नहीं होता कोई। और ये जो इश्क मोहब्बत के अंदर लोग कहते हैं कि वो जी वो फना हो गया, तबाह हो गया, वो कमजोर पागल लोग हैं, जिनके दिल कमजोर हैं। जो ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं ना, और वो जो जो वो एक कैटेगरी के होते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर। इसलिए इन चीजों में आउट ऑफ फैमिली इनकम एक्सपेंस में नहीं पड़ना। चले जी, अब्दुल समद, सॉरी, मैं अब्दुल समद तो शरीफ इंसान हूं। हाँ जी, इनकम एक्सपेंस के बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एनसीए, ये नॉन कंट्रोलिंग, एनसीआई नहीं, एनसीए, नॉन करंट एसेट। कोई भी नॉन करंट एसेट है वो भी, क्योंकि उसके भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए उसको भी टैक्स की रेंज से बाहर। अच्छा, एक चीज हम भूल गए, माजरत, ये आउट ऑफ फैमिली में ना, ये जो आउट ऑफ फैमिली का इनकम एक्सपेंस है, ये तो ऊपर हमने लिखा ही नहीं था, तो क्या इसका टैक्स वगैरह का इंपैक्ट आ चुका या नहीं? नहीं नहीं, ये ऊपर टैक्स फाइंड किया ना हमने, ये वाला टैक्स, क्या इस टैक्स के अंदर ये आउट ऑफ फैमिली वाले आ चुके हैं या नहीं? नहीं नहीं है, देखिए ना, इस साल का एक्सपेंस अगर जीरो पे हो जाए, इसका मतलब है हुआ तो इसी साल, कैश फ्लो चेंज हो गया। देखिए ना, मैंने टैक्स साल के शुरू में पे कर दिया, वैसे टैक्स की बात नहीं करता मैं, रेंट अक्सर हो जाता है, मैंने रेंट साल के शुरू में पे कर दिया, अब कैश फ्लो में कहां पर आएगा? जीरो पे। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तो ईयर 1 में ही आएगा ना, इनकम स्टेटमेंट में तो ईयर 0 ईयर 1 नहीं होता। जैसे मेरा रेंट है 10,000 रुपया, मैंने साल के शुरू में पे कर दिया, कैश फ्लो के अंदर कहां पर आएगा? ईयर 0 के नीचे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में किसके नीचे आएगा? ईयर 1 के नीचे। ये होता है आउट ऑफ फैमिली। अब मुझे ये बताएं, मैंने क्या कहा, जो भी आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंस होंगे वो ऊपर नहीं लिखेंगे, वो तो ऊपर है ही नहीं। टैक्स जब लगा था तो क्या वो इन्वॉल्व थे या नहीं? नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां तो उसमें लिखे ही नहीं। जो इनकम एक्सपेंस, यहां वेरिएबल कॉस्ट, ये एक्सपेंस होते हैं ना सारे, ये वेरिएबल कॉस्ट और एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है सारे। जो एक्सपेंसेस आउट ऑफ फैमिली होंगे वो इस फर्स्ट फेज में नहीं लिखेंगे, और अगर वो फर्स्ट फेज में नहीं आए तो बाद में हम लिखेंगे, लेकिन टैक्स का इंपैक्ट तो आता ही आता है। देखिए ना, मैंने रेंट पे किया, मेरे जो एक्सपेंस अलाउ है या नहीं? रेंट एक्सपेंस में अलाउ होता है। अब रेंट एक्सपेंस मेरा ईयर 0 के नीचे आ रहा था, अगर मैं ईयर 0 के नीचे फाइंड करके लिखता तो मेरा टैक्स चेंज हो जाता, क्योंकि उसका टैक्स ईयर 1 पे लगना था। कभी भी नहीं समझा। ईयर 0 वाले जो मेरा कैश फ्लो ईयर 0 पे है, लेकिन उसका टैक्स का इंपैक्ट कहां पर आना है? वो ईयर 1 पे ही आना है। वो तो जिस साल का, वो तो एक्रूवल बेसिस पे होती है। इनकम स्टेटमेंट किस बेस पे होती है? एक्रूवल बेसिस पे। तो इसलिए जो भी आउट ऑफ फैमिली के एक्सपेंसेस होंगे ना, ऊपर नहीं लिखने, वो यहां पर लिखकर
आउटफ्लो या इनफ्लो शो कर देना, फिर उसका टैक्स इफेक्ट भी लेना, क्योंकि उसका पहले टैक्स इफेक्ट, अगर एक्सपेंस है तो टैक्स सेविंग, और अगर इनकम है तो टैक्स चार्ज। यानी इसके साथ ही टैक्स एडजस्टमेंट भी करनी है, टैक्स एडजस्टमेंट। और टैक्स एडजस्टमेंट कैसे होगी कि अगर इनफ्लो है मतलब इनकम है तो टैक्स चार्ज हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस है तो टैक्स सेविंग हो जाएगी। और अगर सादा रटा लगाना है, जो चीज आपका इनफ्लो या आउटफ्लो है ना, टैक्स उसका अपोजिट होता है। टैक्स हमेशा एक्सपेंस हमारा आउटफ्लो होता है, तो टैक्स सेविंग हमारा इनफ्लो होता है। लो मेरे भाई खत्म। अब नेट कैश फ्लो निकाल लेंगे और आगे वही फिर रेट पर। अब आपने मेन जो आपका पर्पज है ना, वो इन दो पोर्शन की हिफाजत करनी है, नीचे वाले को ऊपर नहीं जाने देना, ऊपर वाले को नीचे नहीं आने देना। आपको ये सिर्फ यहां पर जो कॉस्ट है ना, ये सिर्फ वेरिएबल या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ही होगी, वो नाम लिखा होगा रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ऐसे बताया होगा। तो आपने सिंपल ये देखना है, अगर वो जिस साल के हैं उसी साल के नीचे आ रहे हैं तो ऊपर लिख दो। अगर आपको लगता है कि ये रेगुलर साल के एक्सपेंस या इनकम आगे पीछे नजर आ रहे हैं कैश फ्लो में, तो उसको नीचे लिख दो और उसका टैक्स इंपैक्ट मिले। तो ये फॉर्मेट आपने कल 2-3 दफा लिखना है, ठीक है। और कल हम फिर एक अपना वो टैक्स सेविंग वाली सवाल कर लेना, छोटा सा ही है। और मैं ये दूसरा आपको रेगुलर सवाल मैं कल क्लास में करवाऊंगा, अगर आप कर सकते हो तो ये अगला सवाल ट्राई कर लेना। इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। छठा सवाल अच्छा सवाल है, रिवीजन लेवल सवाल है, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर है सादा सवाल, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें हैं। और बाकी यहां पर ये 10वां 11वां 12वां हो गया था, हाँ 13वां 14वां। बस वही एक क्वेश्चन कर लेना और ये 2-3 दफा फॉर्मेट लिख लेना।